हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्चना भारद्वाज। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। आज हम पढ़ेंगे आपका केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो केस स्टडी ऑफ श्रीलंका में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भाई श्रीलंका है कहाँ पर। ठीक है, श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल साउथ में है और इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है, तो ऑटोमेटिकली श्रीलंका भी एक साउथ एशियन कंट्री बन जाती है। लेकिन इसका एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि ये एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, आइलैंड कंट्री का मतलब ये फोर साइड से वाटर इसको सराउंड करता है और इसकी कोई भी ऐसी नेबरिंग कंट्री नहीं है जो इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हो। ठीक है, अब यहाँ इसको हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एक रीजन है क्योंकि यहाँ पर भी एथनिक कंपोजिशन एक कंफ्लिक्टिंग पोजीशन में था, जस्ट लाइक बेल्जियम। ठीक है, तो हम सेम केस स्टडीज को इसलिए पढ़ रहे हैं जो सेम चीज पर फोकस करती हो, जिससे कि हम पावर शेयरिंग के इम्पैक्ट को जान सके। तो यहाँ के एथनिक कंपोजिशन को हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज हैं। एक है आपकी सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन है 74%। दूसरी है आपकी तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी जिसकी पॉपुलेशन है 18%। अब ये जो 18% है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। 18% में से 13% जो है वो है श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, और 5% जो है वो है इंडियन तमिल्स। ठीक है, तो इंडियन तमिल्स वो हैं जो अभी रिसेंटली इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में शिफ्ट हुए हैं, और जो 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं वो बहुत ही पुराने टाइम से श्रीलंका में रहते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ के रिलीजन की, क्योंकि भाई रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर हाँ, कितने रिलीजन्स हैं, तो यहाँ पर एक आपको बुद्धिस्ट रिलीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस बुद्धिस्ट रिलीजन की खास बात यह है कि केवल इसे सिन्हाला कम्युनिटी फॉलो करती है यहाँ पर। ठीक है, तो जितने भी जो सिन्हालाज हैं दे फॉलो बुद्धिज्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक दूसरा रिलीजन है, वो है मुस्लिम और हिंदू रिलीजन। तो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को बेसिकली तमिल्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आप रिलीजन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच लैंग्वेज कम्युनिटी इज दिस, जो कि अगर बुद्धिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो वो सिन्हाला कम्युनिटी के हैं मोस्टली, और मुस्लिम और हिंदुइज्म को जो फॉलो कर रहे हैं वो तमिल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रिश्चियंस हैं जो कि 7% हैं। क्रिश्चियंस दोनों कम्युनिटीज फॉलो करती है, अभी तमिल्स भी क्रिश्चियंस हैं और सिन्हालास भी क्रिश्चियन है, तो क्रिश्चियनिटी एक नॉन प्रॉब्लमैटिक थिंग है यहाँ। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो कि भाई यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, सिन्हाला की, और वही मेजोरिटी कौन सा रिलीजन फॉलो करती है, बुद्धिज्म। इन दोनों चीजों को आपको लर्न रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब हुआ क्या, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। तो हम देखते हैं कि भाई जिस तरीके से इंडिया कॉलोनाइज था इसी तरीके से श्रीलंका को भी कॉलोनाइज कर रखा था। श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में, जस्ट 1 ईयर आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका ने भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। अब डेमोक्रेसी में भाई इंडिया में जब डेमोक्रेसी आई थी तो हमने ये देखा कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सबको इक्वालिटी दी गई, इक्वल ट्रीटमेंट मिला। तो यहाँ पर भी श्रीलंका में भी जो पीपल थे देवर एक्सपेक्टिंग दैट दे विल आल्सो गेट इक्वालिटी, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। इनकी कंट्री ने जितने भी लॉज बनाए वो सारे बेनिफिट करते थे सिन्हाला कम्युनिटी को। ठीक है, जब तमिलियंस ने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन क्रिएट किया तो गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय क्या किया, उन्होंने सिन्हाला की सुप्रीमेसी को अडॉप्ट किया और तमिल्स को ये क्लियर कर दिया दैट वी विल मेक ऑल द लॉज that would benefit only the majority community in the country, that would be the Sinhala community.
ठीक है, इसी को बोला जाता है मेजॉरिटेरियन एक्ट। ठीक है, मेजॉरिटेरियन एक्ट का मतलब क्या है, जिसमें गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो लॉज बनाएंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी के फेवर में। ये एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1956 में। इस एक्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि भाई यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में दे वुड गिव प्रेफरेंस टू सिन्हाला स्पीकिंग एप्लीकेंट्स। वो किसको प्रेफरेंस देंगे, वो सिन्हाला स्पीकिंग एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने बुद्धिज्म को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि अब उनका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये क्लियर कर दिया दैट दे विल नॉट बी सेक्युलर, वो प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर करेंगे बुद्धिज्म को। अब जब ऐसा हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर तमिल सोसाइटी को भी एलिनेटेड फील हुआ। ठीक है, जब उन्हें एलिनेटेड फील हुआ तो उन्होंने सबसे पहले किसकी डिमांड रेज की, उन्होंने वो लोग जो थे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे टुवर्ड्स देयर कल्चर एंड लैंग्वेज। तो उनकी जो फर्स्ट डिमांड थी वो ये थी कि भाई उनकी लैंग्वेज तमिल को रिकॉग्नाइज किया जा सके एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, उनकी लैंग्वेज को कैसा रिकॉग्नाइज किया जा सके, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जा सके। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाता है या नहीं किया जाता, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू आने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि भाई उनकी ये जो डिमांड थी वो डिक्लाइन कर दी है। ठीक है, फिर उन्होंने नेक्स्ट डिमांड रेज की। उन्होंने क्या बोला कि भाई आप हमें रीजनल ऑटोनॉमी दो, आप हमारे लिए कुछ मत बनाओ, एक पर्टिकुलर रीजन आप हमें दे। ठीक है, हम वहां पर अपनी कम्युनिटी के लिए अलग से लॉज बना लेंगे और वहां पर हम अपनी कम्युनिटी का वेलफेयर करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहाँ पर अपनी रीजनल ऑटोनॉमी किस पर्टिकुलर एरिया में डिमांड की थी, दे डिमांडेड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करी। ठीक है, जहां पर वो अपने लोगों को जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दे पाए। ठीक है, तो इनकी जो डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी थी वो भी क्या कर दी गई, डिनाई कर दी गई। ठीक है, उन्होंने जो ऑटोनॉमी की डिमांड करी थी उसे भी गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। ठीक है, उस और ये फिर इन्होंने अपनी डिमांड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा और इन्होंने ग्लोबली इस डिमांड को रेज किया। इस डिमांड को बोला उन्होंने तमिल ईलाम, दे डिमांडेड फॉर तमिल ईलाम इन 1980s। इसमें उनकी डिमांड क्लियर थी कि अब आप हमें कुछ मत दीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या दे दीजिए, सेपरेट स्टेट दे दीजिए। ठीक है, ये इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में इसकी डिमांड को रेज किया और ऐसे ही नहीं रेज किया, डिमांड तो भाई इन्होंने पहले भी करी थी। इस बार जो उन्होंने डिमांड को रेज किया वो एक मिलिटेंट ग्रुप के साथ किया है 1980s में। ठीक है, जिस मिलिटेंट ग्रुप को बोला जाता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। ठीक है, इसके थ्रू उन्होंने एक मिलिटेंट्स का ग्रुप बनाया और इसके थ्रू उन्होंने अपने डिमांड को रेज किया फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। एक सेपरेट स्टेट मांगा है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया ऑफ श्रीलंका में। गवर्नमेंट ने इसको भी डिनाई किया। तो कंट्री की मिलिट्री और LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम के बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है, इस सिविल वॉर को खत्म करने के लिए भी कोई बहुत ही ज्यादा एक डेमोक्रेटिक मेथड नहीं यूज किया जाता। दे डिक्लेयर्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन एज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो इस ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर देते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर ये
जो बेसिकली तमिल वॉर था, या इसे हम सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका बोल सकते हैं, वो चलता रहा जब तक इसकी अथॉरिटीज पूरी तरह से फेल्ड नहीं हो गई, इसकी अथॉरिटीज दूसरी कंट्रीज में शेल्टर लेने नहीं चली गई, और श्रीलंका की मिलिट्री ने इनको पूरी तरह से इवैक्यूएट नहीं कर दिया। तब तक ये सिविल वॉर चलता रहा, और फाइनली इट एंडेड इन 2009 विद द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये ग्लोबल इशू बन गया था, और उसके बाद इसे फाइनली 2009 में खत्म कर दिया गया, लेकिन पावर शेयरिंग कभी नहीं हुई विद द तमिलियंस। तो स्टूडेंट्स, इन दो केस स्टडीज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जहां पर पावर शेयरिंग होती है वहां पर पीपल फील हैप्पी, सेफ, एंड दे फील कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हुआ है, और वो वहां पर डेमोक्रेसी को इंजॉय करते हैं। लेकिन जहां पर पावर शेयरिंग नहीं होती है वहां पर सिविल वॉर जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, so students, this is all for the day. You can compare these two cases, और next class में हम लोग पढ़ेंगे why power sharing is desirable and what are the different forms of power sharing. Thank you all of you.